हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम ठीक है सर। आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हेड ऑफ इनकम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हेड ऑफ इनकम। जैसा कि बेसिक कॉन्सेप्ट वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था, हमारे कितने हेड ऑफ इनकम होते हैं? सिर्फ 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। पहला होता है सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, देन पीजीबीपी, प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। 5 हेड ऑफ इनकम होते हैं जिसके अंदर किसी भी पर्सन की इनकम टैक्सेबल होती है। ठीक है। कौन कौन से हैं? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट और गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सर, सैलरी के अंदर कौन सी इनकम आती है? अगर हम किसी के अंदर काम करते हैं, किसी के ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और उसके बदले मुझे सैलरी मिल रही है, उसके बदले क्या मिल रही है? सैलरी मिल रही है। तो वो इनकम कहाँ टैक्सेबल होगी? वो टैक्सेबल होगी मेरी इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के अंदर। ठीक है। ठीक है सर। फिर आता है दूसरा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसमें कौन सी इनकम आती है सर? इसमें वो इनकम आती है, मान लीजिए मेरे पास कोई हाउस है, मैंने उसको रेंट पे दे रखा है और मुझे उससे रेंटल इनकम मिल रही है, हर महीने रेंट मिल रहा है। तो वो वाली इनकम मेरी जाएगी हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है। ठीक है सर। अगर मेरा कोई बिजनेस है या प्रोफेशन है, मेरा बिजनेस है या प्रोफेशन है, उसकी अगर कोई इनकम है, वो मेरी जाएगी इसके अंदर, पीजीबीपी के अंदर, प्रॉफिट और गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। शॉर्ट में हम इसको क्या बोलते हैं? पीजीबीपी। पीजीबीपी। ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद आता है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है सर? मेरे पास कोई कैपिटल एसेट है जिसको जो मैं सोल्ड करता हूँ। कैपिटल एसेट मतलब सर, इनकम टैक्स में डेफिनेशन दी गई हुई है कि कैपिटल एसेट क्या होता है। अभी मान लेते हैं कोई प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मे बी वो लैंड हो सकती है या बिल्डिंग हो सकती है। उसको मैं सोल्ड आउट करता हूँ, उसको मैं सोल्ड आउट करता हूँ, तो उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, वो मेरे कौन से हेड में टैक्सेबल होगी? कैपिटल गेन। कैपिटल गेन के अंदर टैक्सेबल होगा। ठीक है। ठीक है सर। और इनके अलावा जो भी इनकम, इन चारों हेड के अलावा अगर कोई और इनकम बच जाती है, वो मेरी जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। वो कहाँ जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। जैसे कि सेविंग बैंक के ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिला, वो कहाँ जाएगा? यहाँ पे जाएगा। एफडी का इंटरेस्ट मिला, वो यहाँ पे जाएगा। ठीक है। तो जो भी इनकम इन चारों हेड के अंदर कवर नहीं हो पाई, वो आएगी हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। ठीक है। ठीक है सर। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला हेड ऑफ इनकम, जो कि है इनकम फ्रॉम सैलरी। क्या है? इनकम फ्रॉम सैलरी। चलिए। इनकम फ्रॉम सैलरी, अब समझते हैं कि सैलरी होती क्या है। हम अगर किसी पर्सन के लिए काम कर रहे हैं एज अ एम्प्लॉई, एज अ एम्प्लॉई, तो उससे जो मुझे पैसा मिल रहा है, जो सैलरी मिल रही है, वो मेरी इस हेड के अंदर टैक्सेबल होती है। वो मेरी इस हेड के अंदर टैक्सेबल होती है। तो इनकम टैक्स में कुछ पॉइंट दे रखे हैं, पहले उनको समझते हैं, देन फिर डिस्कस करते हैं एक एक करके। ठीक है। ठीक है सर। पहला है इसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। पहला है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। देयर शुड बी अ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप बिटवीन पेयर एंड पेई। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है, इस हेड के अंदर टैक्सेबल होने के लिए, इस हेड के अंदर टैक्सेबल होने के लिए इनकम, जो पेयर और पेई है उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का। ये पेयर है, ये है पेई। पेयर पेई कौन होता है सर? देने वाला पेयर, और जो ले रहा है, जो रिसीव कर रहा है, अमाउंट रिसीव कर रहा है, वो पेई हो गया। तो जो देने वाला है उसके बीच में और जो लेने वाला है, उन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। ठीक है। जो इनकम दे रहा है, जो पैसे दे रहा है, और जो रिसीव कर रहा है, उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। क्लियर है? अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है, तो फिर इस हेड के अंदर
वो इनकम टैक्सेबल नहीं होके चलेगी। ठीक है, ठीक है सर। अब इसके ऊपर एग्जाम्पल दे रखे हैं कुछ, जैसे कि कमीशन रिसीव्ड बाय अ डायरेक्टर फ्रॉम अ कंपनी इज अ सैलरी इफ अ डायरेक्टर इज अ एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। आपने देखा होगा कि कंपनी में डायरेक्टर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, तो जो डायरेक्टर को मान लीजिए कोई कमीशन मिला, कोई कमीशन मिला, तो वो उसके हैंड में सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल तभी होगा अगर वो डायरेक्टर क्या होगा, एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी होगा। अगर वो एम्प्लॉय नहीं है कंपनी का तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम बन जाएगी। ठीक है, तो हमें बेसिकली इसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप देखना है। दूसरा है सैलरी पेड टू अ पार्टनर बाय अ फर्म इज नथिंग बट अ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। हमने 11th 12th में बहुत सारे क्वेश्चन किए थे सर, और फाउंडेशन के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन किए थे पार्टनरशिप के ऊपर। तो आपने वहाँ पे एक पॉइंट देखा होगा कि पार्टनरशिप फर्म क्या करती थी, अपने पार्टनर्स को क्या देती थी, सैलरी देती थी। क्या देती थी, सैलरी देती थी। तो क्या वो सैलरी इस हेड के अंदर आएगा, यहाँ पे इस हेड ऑफ इनकम के अंदर टैक्सेबल होगा जो वहाँ पे सैलरी मिल रही है? क्या फर्म और जो पार्टनर्स हैं इनके बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है? नहीं सर, नहीं सर। इनके बीच में पार्टनर्स के और फर्म के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है। जो भी सैलरी मिल रही है, जो भी सैलरी पार्टनर्स को मिलती है, वो एक्चुअली में प्रॉफिट ही होता है। वो एक्चुअल में प्रॉफिट ही होता है, बस उसका नाम अलग अलग कर दिया कि सैलरी कमीशन, होता वो प्रॉफिट का ही पार्ट होता है। ठीक है, ठीक है। तो जो पार्टनर्स को सैलरी मिल रही है फर्म के द्वारा, वो सैलरी हेड के अंदर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट का ही बस नाम चेंज करके दे दिया कि ये प्रॉफिट है लेकिन आप सैलरी के नाम से ले लो, बस यही कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं होता पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स के बीच में, इसीलिए जो सैलरी होगी पार्टनर्स की वो इस हेड के अंदर टैक्सेबल नहीं होगी। तो फिर कौन से हेड में होगी सर? वो होगी आपका पीजीबीपी के अंदर, प्रॉफिट और गेन्स फ्रॉम अ बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद सेकंड पॉइंट है फुल टाइम और पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट। जो जरूरी नहीं है कि इस हेड ऑफ इनकम के अंदर टैक्सेबल होने के लिए जो एम्प्लॉई है फुल टाइम एम्प्लॉई होना चाहिए। पार्ट टाइम भी होगा तो भी चलेगा। मान लीजिए एक एम्प्लॉई है, वो 4 4 घंटे करके 3 कंपनियों में काम करता है, तो तीनों जगह की इनकम उसकी क्लब होके इस हेड के अंदर आ जाएगी, प्रोवाइडेड एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि वह फुल टाइम है या पार्ट टाइम है। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है तो जितने भी सोर्स ऑफ इनकम से, मतलब जितने भी सोर्स से उसके पास पैसे आ रहे हैं, जहाँ जहाँ से भी, मान लीजिए 3 कंपनियों में काम कर रहा है और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप को सेटिस्फाई कर रहा है तीनों कंपनियों में, तो तीनों ही कंपनियों की जो इनकम आ रही है वो इस हेड के अंदर टैक्सेबल होगी। ठीक है, ठीक है सर। इट डज नॉट मैटर वेदर द एम्प्लॉय इज फुल टाइम एम्प्लॉय और पार्ट टाइम वन। मतलब फुल टाइम हो या पार्ट टाइम हमें मतलब नहीं है। पार्ट टाइम सैलरी भी मिल रही है, पार्ट टाइम एम्प्लॉय है, पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट की वजह से सैलरी मिल रही है, वो भी इसी हेड के अंदर आएगी। देन फॉर गोइंग ऑफ सैलरी, ये क्या होता है सर? इसमें एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉय है, उसने बोला कि, अपने एम्प्लॉयर को बोला कि एक काम कीजिए, आप मुझे दिसंबर की सैलरी मत दीजिए। किसी एक मंथ की सैलरी बोलता है कि मुझे नहीं चाहिए, तो इसको बोलते हैं फॉर गोइंग ऑफ सैलरी। तो एम्प्लॉयर ने क्या किया, वो सैलरी डोनेट कर दिया, डोनेशन दे दिया। तो इस केस में क्या ये सैलरी उसके इनकम का पार्ट बनेगी, नहीं बनेगी? मान लीजिए मिस्टर ए है, उसने जनवरी 24 की सैलरी अपने एम्प्लॉयर को बोला कि आप मेरी सैलरी को डोनेट कर दीजिए, मुझे नहीं चाहिए, डोनेट कर दीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन को, चैरिटेबल जो अनाथालय है या फिर वृद्धाश्रम होता है उनको डोनेट कर दिए थे। तो एम्प्लॉयर ने क्या किया, डोनेट कर दिया।
बट क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, क्या ये इसके इनकम का पार्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि इसने अपनी सैलरी फोरगोन कर दी। आंसर इज इनकम का पार्ट बनेगा। एक बार आपकी सैलरी अक्रिय हो गई, एक बार आपकी सैलरी अक्रिय हो गई, उसके बाद आप बोलते हो कि इसको डोनेट कर दो या कुछ भी कर दो, ये बेसिकली एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ इनकम है। एक बार आपकी सैलरी अक्रिय हो गई, उसके बाद आप सबक्वेंट उसको क्या कर रहे हैं, अप्लाई ही कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ इनकम में आ जाएगा ये। तो इस केस में ये इनकम का पार्ट बन के चलता है। वंस सैलरी accrues, the subsequent waiver by the employee does not absolve him from the liability in the income tax. Such waiver is only an application of income, hence chargeable to tax. तो अगर कोई एम्प्लॉई फोरगोन ऑफ सैलरी करता है, फोरगोन ऑफ सैलरी करता है, अपने एम्प्लॉयर को बोलता है कि आप मेरा सैलरी डोनेट कर दो या मुझ रख लो, जो भी करना है करो, तो ये सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ इनकम है। अगर सैलरी अक्री हो गई है एक बार तो वो सैलरी इसके एम्प्लॉय के इनकम का पार्ट बन के चलेगी। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है सरेंडर ऑफ सैलरी। सरेंडर ऑफ सैलरी, इसमें क्या है, इसमें जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय सरेंडर हिज सैलरी इन अ पब्लिक इंटरेस्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 2 ऑफ वॉलंटरी सरेंडर ऑफ सैलरी एक्ट 1961. The salary surrender would be exempt while computing his taxable income. अगर एम्प्लॉई अपनी इनकम जो उसकी सैलरी है उसको सरेंडर कर देता है, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन से एक्ट के अंदर, वॉलंटरी सरेंडर ऑफ सैलरी एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्सेशन एक्ट 1961 के अंदर। तो जितना पोर्शन वो अपनी सैलरी का सरेंडर करेगा उतना वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उतना इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन की सैलरी है मान लीजिए 1 लाख रुपए, ठीक है। वो क्या करता है, उसमें से 90% सैलरी सरेंडर कर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को 90% सरेंडर कर देता है। तो बाकी जो 10% बचेगा सिर्फ वही उसकी इनकम का पार्ट बनेगा, वही टैक्सेबल होगा। बाकी जो 90% उसने सरेंडर कर दिया ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, वो इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, सर एग्जेम्पशन का क्या मतलब होता है और एक डिडक्शन होता है क्या मतलब होता है। चलिए इसका भी मतलब समझ लेते हैं हम लोग। देखिए, एक होता है हमारा एग्जेम्पशन और एक होता है डिडक्शन। जो एग्जेम्पशन होता है ये हमारा टोटल इनकम का पार्ट बनता ही नहीं है, टोटल इनकम का पार्ट बनता ही नहीं है। जबकि जो डिडक्शन होता है ये होता है टोटल इनकम में से लेस होता है, टोटल इनकम में से लेस होता है। ठीक है, तो एग्जाम का क्या मतलब है, मान लीजिए कोई बोलते हैं कि 100 रुपये में से 40% एग्जाम है, 60% टैक्सेबल है, तो हमें जो हमारा टैक्सेबल इनकम होगी, सॉरी जो टोटल इनकम होगी 60 रुपीज़ ही बन के आएगी। इसमें क्या है, इसमें हमारी इनकम 100 ही होगी। मान लीजिए इसमें बोलते हैं कि 40 रुपये का डिडक्शन है, इनकम 100 है, 40 रुपये का डिडक्शन है, तो इनकम 100 ही रहेगी, इसमें से डिडक्शन 40 माइनस कर देंगे, नेट निकल के आ जाएगा 60। तो कहने का मतलब जो एग्जेम्पशन होता है वो इनकम का पार्ट ही नहीं बनता है, टैक्सेबल इनकम का पार्ट ही नहीं बनता, जबकि डिडक्शन टैक्सेबल इनकम में से माइनस होकर चलता है। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, उसके बाद आता है सैलरी पेड टैक्स फ्री। कई बार क्या होता है, एम्प्लॉयर बहुत ही दयालु होता है, एम्प्लॉयर क्या होता है, बहुत ही दयालु होता है। वो क्या करता है, एम्प्लॉय
उसकी सैलरी तो देता ही देता है, उसके साथ जो सैलरी के ऊपर टैक्स निकल के आ रहा है वो भी दे देता है, कर लो, वो भी गवर्नमेंट को पे कर देता है कि लो तुम्हारे भी आप पे मैं तुम्हारा जो भी टैक्स बनता है सैलरी के ऊपर वो मैं बियर कर लूँगा। तो इस केस में जितना भी वो टैक्स बियर करेगा, जितना भी वो टैक्स बियर करेगा सैलरी के ऊपर, वो भी एम्प्लॉय के हैंड में ऐड हो जाएगा और उसकी सैलरी का पार्ट बन जाएगा। If an employer also bear the burden of tax on the salary of employee, सैलरी हो गया प्लस टैक्स ऑन अ सैलरी, दोनों ही बियर कर रहा है। एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, सैलरी भी बियर कर रहा है, उसकी सैलरी भी दे रहा है और उसके ऊपर जो टैक्स निकल के आ रहा है वो भी बियर कर रहा है। तो ये तो उसके हैंड में इनकम है ही, एम्प्लॉय के हैंड में, ये भी उसके हैंड में इनकम बन जाएगी, सैलरी में इंक्लूड हो जाएगी। देन द इनकम फ्रॉम सैलरी इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉयर विल कंसिस्ट of his salary income and also the tax on this salary paid by the employer। तो जो उसकी सैलरी है प्लस जो सैलरी के ऊपर टैक्स जो कि बियर किया एम्प्लॉयर ने, जो कि एम्प्लॉयर ने ही पे कर दिया गवर्नमेंट को, वो भी सैलरी का पार्ट बन जाएगा। हाँ जी, अब है हमारा टॉपिक बेसिस ऑफ चार्ज, सेक्शन 15। ये क्या होता है सर, हम जितने भी हेड ऑफ इनकम पढ़ेंगे उसमें सब में उनका एक बेसिक चार्जिंग सेक्शन लिखा रहता है। बिना चार्जिंग सेक्शन के हम टैक्स कलेक्ट ही नहीं कर सकते, बिना चार्जिंग सेक्शन के हम टैक्स कलेक्ट ही नहीं कर सकते। जैसे कि इनकम टैक्स में चार्जिंग सेक्शन 4 है, सेम हर चैप्टर में सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, पीजीवीपी, सबके अंदर आपको एक चार्जिंग सेक्शन मिलेगा कि इस टाइप की इनकम अगर हुई तो ये हमारा इस हेड के अंदर टैक्सेबल होगी। ठीक है, ठीक है सर। तो क्या लिखा हुआ है इसमें सर, सैलरी इज चार्जेबल टू टैक्स आइदर ऑन अ ड्यू बेसिस और ऑन अ रिसिप्ट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। कहने का मतलब है जो हमारी सैलरी है वो ड्यू या रिसिप्ट दोनों में से जो भी पहले हुआ उसके ऊपर टैक्सेबल हो जाएगी। ड्यू और रिसिप्ट दोनों में से जो भी अर्लियर होगा, विच एवर इज अर्लियर। ड्यू क्या होता है, रिसिप्ट क्या होता है। मान लीजिए जो ये मेरी जनवरी 24 की सैलरी है, मान लीजिए मैं किसी के यहाँ पे काम करता हूँ, जॉब करता हूँ, मेरी जनवरी 24 की जो सैलरी है कब ड्यू होएगी सर, 31 जनवरी 2024 को ड्यू हो जाएगी, है ना जी बिल्कुल। और रिसीव होती है ये मान लीजिए 2 फरवरी को, 2 फरवरी को, 2 फरवरी 24। तो दोनों में से पहले कौन सा आया सर, ड्यू और रिसिप्ट कौन सा पहले हुआ सर, ड्यू। 31 तारीख को ड्यू हो गया सर, 31 जनवरी को ड्यू हो गया और 2 फरवरी को रिसीव हुआ। तो दोनों में से जो भी अर्लियर होगा उस टाइम पे हमारा जो सैलरी है वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। ड्यूरिंग द ईयर के लिए वो इतना रिलेवेंट नहीं है, ड्यूरिंग द ईयर के लिए ये रिलेवेंट नहीं है, लेकिन हाँ जहाँ पे आपका साल चेंज हो जाता है, मान लीजिए ये मार्च है, मार्च 24 और ये है अप्रैल 24। ठीक है, यहाँ पे हमारा ईयर चेंज हो गया। ड्यू कब हो रहा है, मार्च में। मार्च की सैलरी ड्यू कब होगी, मार्च में होगी सर, और मिलेगी कब, अप्रैल में जाके मिलेगी। रिसीव कब होगी, अप्रैल में होगी। तो ये कौन से साल में टैक्सेबल होगी ये सैलरी, ये जो मार्च 24 की सैलरी है कौन से ईयर में टैक्सेबल होगी सर, प्रीवियस ईयर 23-24 में टैक्सेबल हो जाएगी। 23-24 में इस एम्प्लॉय की इनकम का पार्ट बन जाएगी। क्यों, क्योंकि सर लिखा हुआ है बेसिस ऑफ चार्ज में कि जो भी ड्यू या रिसिप्ट दोनों में से विच एवर इज अर्लियर होगा उसको उस ईयर में हम मान लेंगे कि
वो सैलरी उस ईयर में चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगी। ठीक है सर। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। हाँ, इसमें ये है, अगर एक बार ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल हो गई, एक बार ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल हो गई, तो दोबारा हम उसमें रिसीव, जब हमें रिसीव होगी सैलरी, तो उस टाइम पे टैक्सेबल नहीं करेंगे। कोई भी इनकम को हम सिर्फ उस पर एक बार ही टैक्स लगा सकते हैं। अगर ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल हो गई तो रिसिप्ट जब होएगा तो उस टाइम पे उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अगर रिसिप्ट बेसिस पे टैक्स लग गया, रिसिप्ट बेसिस पे टैक्स लग गया, तो जब वो ड्यू होएगी तो उस टाइम पे टैक्स नहीं लगेगा। सर रिसिप्ट पहले कैसे हो जाएगी? चलिए इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। ये फरवरी है, ये मार्च है, और ये अप्रैल है। अप्रैल 24, मार्च 24 और फरवरी 24। मैंने फरवरी में क्या किया, एडवांस ले लिया, सैलरी एडवांस ले लिया। एम्प्लॉयर को बोला कि मुझे मार्च अप्रैल की सैलरी अभी चाहिए, मुझे कुछ अर्जेंट काम है, तो 2 महीने की सैलरी मार्च अप्रैल की पहले ही ले ली, फरवरी में ही ले ली। ठीक है, पहले ही ले ली फरवरी में। तो रिसीव तो मुझे पहले ही हो गया, 2 महीने की सैलरी रिसीव पहले ही हो गया है ना। हाँ सर। ड्यू कब होगा? ये 31 मार्च को ड्यू होगा, और ये 30 अप्रैल को जाके ड्यू होगा। तो जो ये 2 महीने की सैलरी एडवांस में मिली है मैंने, फरवरी में मार्च अप्रैल की ले ली, मार्च अप्रैल की सैलरी ले ली है, तो मार्च तो ड्यू सेम मंथ में हो, सेम ईयर में हो जाएगा, मार्च के अंदर कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सेम प्रीवियस ईयर में है। अप्रैल का 1 महीना दिक्कत करेगा। अब यहाँ पे देखिए, जो अप्रैल की जो सैलरी है रिसीव कब हो रही है? सर फरवरी में हो रही है। और ड्यू कब हो रही है? सर अप्रैल महीने में हो रही है। दोनों में से अर्लियर कौन सा है? सर फरवरी। तो ये तो ये फाइने प्रीवियस ईयर 23-24 का पार्ट बन जाएगा। ये जो इनकम है, अप्रैल की जो सैलरी है, वो प्रीवियस ईयर 23-24 में टैक्सेबल हो जाएगा इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। और जब अगले साल ये जो ऑलरेडी टैक्सेबल हो चुका है रिसिप्ट बेसिस पे, जब ये सैलरी ड्यू होगी उस टाइम पे सिर्फ 11 महीने की ही इसकी सैलरी टैक्सेबल होगी। 11 महीने की ही सैलरी टैक्सेबल होगी, अप्रैल से लेके मार्च 25 तक की, क्योंकि अप्रैल पे तो ऑलरेडी टैक्स लग चुका है प्रीवियस ईयर 23-24 में। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सैलरी चार्जेबल होगी इनकम टैक्स में ऑन अ ड्यू और रिसिप्ट बेसिस, विच एवर इज अर्लियर। दोनों में से जो भी पहले होगा, चाहे ड्यू या रिसिप्ट, दोनों में से जो भी पहले होगा उस टाइम पे वो टैक्सेबल हो जाएगी। एक बार ड्यू बेसिस पे टैक्स लग गया तो जब वो सैलरी रिसीव होगी उस टाइम पे टैक्स नहीं लगेगा उस पर। या फिर एक बार सैलरी रिसीव हो गई जिस ईयर में, जब वो सैलरी बाद में ड्यू होती है तो ड्यू के टाइम पे टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल सर। चलिए अब एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ यहाँ पे। वेयर एनी सैलरी पेड इन एडवांस इज assessed इन द ईयर ऑफ पेमेंट, इट कांट बी subsequently brought to a tax in the year in which it due। जैसे अप्रैल का एग्जांपल दिया, अप्रैल की सैलरी हमने फरवरी में ही ले ली, तो रिसीव पहले हो गया, ड्यू तो अपने टाइम पे ही होगा अप्रैल 24 में, लेकिन रिसीव फरवरी 24 में ही हो गया, तो वो अप्रैल की सैलरी हमारा कौन से साल का पार्ट बन गया? सर 23-24 प्रीवियस ईयर का पार्ट बन गया, और उस ईयर में उसकी इनकम का पार्ट बन के चल जाए बनेगा। ठीक है, और प्रीवियस ईयर 24-25 में वो अप्रैल की सैलरी उसके इनकम का पार्ट नहीं बन के चलेगा, उस ईयर में सिर्फ 11 महीने की ही सैलरी उसके हैंड में टैक्सेबल होएगी। अप्रैल की सैलरी इंक्लूड नहीं होगी दोबारा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो इंक्लूड हो चुकी है 23-24 के अंदर। सेम इनकम दो बार टैक्स नहीं होता है। आप या तो ड्यू पे लगा लो या रिसीव पे लगा लो, दोनों टाइम पे एक ही इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर है? बिल्कुल सर। उसके बाद इफ सैलरी पेड इन एरियर has already been assessed on a due basis, the same can't be taxed again
व्हेन इट इज पेड। अगर कोई सैलरी ऑलरेडी ड्यू बेसिस पे उस पर टैक्स जा चुका है, तो जब वो रिसीव होगी तो उस पर टैक्स पे नहीं करना है, वो टैक्सेबल इनकम का पार्ट नहीं बनेगी। ठीक है, ठीक है सर। तो ये थे पॉइंट। अब इनकम टैक्स में दो चीज़ें होती हैं। एक आपका होता है एडवांस सैलरी। एडवांस सैलरी मतलब किसी महीने की सैलरी को एडवांस में ले लिया मैंने। और एक होता है एडवांस्ड अगेंस्ट सैलरी। एक होता है एडवांस सैलरी और एक होता है एडवांस अगेंस्ट सैलरी। एडवांस अगेंस्ट सैलरी का मतलब है एक छोटा सा लोन। ये एक टाइप का लोन होता है, छोटा सा लोन। इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉई बोलता है कि मुझे सैलरी के अगेंस्ट छोटा सा लोन दे दो 10-20 हज़ार का। उसको फिर एम्प्लॉय क्या करता है, अपनी सैलरी से एडजस्ट करता रहता है। मान लीजिए 20 हज़ार का 30 हज़ार का ले लिया, हर महीने 2-3 हज़ार रुपये एडजस्ट करता रहता है सैलरी से। दोनों में क्या डिफरेंस है, जो सैलरी एडवांस सैलरी है जब रिसीव होगा उस टाइम पे वो टैक्सेबल हो जाएगा। एडवांस सैलरी का क्या मतलब है, ड्यू होने से पहले ले रहे हैं हम, तो जब वो रिसीव होगा वो उस ईयर का इनकम का पार्ट बन जाएगा। एडवांस अगेंस्ट सैलरी में क्या है, ये एक तरह का लोन होता है, ये एक तरह का लोन होता है, तो इस पे टैक्स नहीं लगता है, इस पे टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। एडवांस सैलरी इज टैक्सेबल व्हेन इट इज रिसीव्ड। एडवांस सैलरी का मतलब ये कि एडवांस में ले रहे हैं हम, बाय द एम्प्लॉय इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर इट इज ड्यू और नॉट। चाहे ड्यू हो या ना हो, हमें मतलब नहीं है। If A draw his salary in advance for the month of April in the month of March itself, the same become chargeable on a receipt basis. अप्रैल की सैलरी मार्च में ही ले ली ड्यू होने से पहले ही, तो वो मार्च में जाके वो टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, अप्रैल की सैलरी मार्च में ही ले ली, ठीक है, तो मार्च महीने में ही वो इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, ओके सर, ऑन अ रिसिप्ट बेसिस। एडवांस अगेंस्ट सैलरी, इसका क्या मतलब है सर, इट इज एडवांस लोन टेकन बाय अ एम्प्लॉय फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। दिस एडवांस इज जनरली एडजस्टेड विथ इन सैलरी ओवर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। ये एक छोटा सा लोन बोल सकते हो आप, लोन जैसा ही होता है एडवांस। एम्प्लॉयर से ले लेता है एम्प्लॉय और अपनी सैलरी से एडजस्ट करता रहता है ऑन द पीरियड ऑफ इंटरवल। इट कांट बी टैक्स्ड एट द सैलरी। इसको एज अ सैलरी हम टैक्स नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है सर, चलिए। फिर आता है इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है सैलरी के अंदर, एरियर ऑफ सैलरी। एरियर ऑफ सैलरी आपने न्यूज़ में कई बार सुना होगा। गवर्नमेंट बोलता है कि पे रिवीजन होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का पे रिवीजन होता है। उसमें क्या करता है क्या करती है गवर्नमेंट कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, बैक डेट से सैलरी रिवाइज कर देती है कि इतनी सैलरी होनी चाहिए थी, इतनी सैलरी मिलनी चाहिए थी। अब मान लीजिए 2017 ही है, ठीक है, ये 2024 है अभी। आज के दिन गवर्नमेंट बोलती है कि 2017 से सैलरी रिवाइज होनी चाहिए थी। अब हम मान लीजिए 2017 में खड़े हैं, 2017 में खड़े हैं, एम्प्लॉयर 2017 में। क्या एम्प्लॉयर को पता है कि, उसको पता तो है कि पे रिवीजन होगा, पे रिवाइज होगा, बट कितना होगा, कित सॉरी, बट कितना होगा, हाउ मच, ये नहीं पता है उसको। ये तो पता है कि पे रिवीजन होना है, लेकिन कितना होगा ये नहीं पता उसको। तो यहाँ पे वो अगर टैक्स देना भी चाहे ड्यू बेसिस पे, तो क्या बेसिस लेगा उसका, उसके पास बेसिस ही नहीं है, किस बेसिस पे टैक्स लगाएगा। गवर्नमेंट क्या उस टाइम पे रूल बनाएगी, कितना परसेंटेज लेगी, किस ईयर से लेगी, कुछ पता नहीं है इसको। यहाँ पे 2017 में एम्प्लॉयर को कुछ पता ही नहीं है, तो टैक्स वो लगना तो ड्यू बेसिस पे चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि उसके पास कोई बेसिस नहीं है, कोई बेसिस नहीं है, कैलकुलेशन चाह के भी नहीं कर सकता हो। इसीलिए
जो भी एरियर ऑफ सैलरी होता है वो आपका रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल होता है, रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल होता है। ठीक है, एरियर ऑफ सैलरी क्या होता है? एरियर ऑफ सैलरी होता है प्रीवियस ईयर की कोई सैलरी, प्रीवियस ईयर या मंथ्स की सैलरी करंट मंथ में, करंट ईयर में मिली, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है ये? सैलरी एरियर मस्ट बी चार्ज ऑन अ ड्यू बेसिस, ड्यू बेसिस पे चार्ज होना चाहिए था। ठीक है, हाउएवर there are circumstances when it is not possible to bring the same to a charge on a due basis, therefore it is charged on a receipt basis। ठीक है, ठीक है सर। तो एरियर ऑफ सैलरी मतलब पुराना कोई सैलरी का प्रीवियस ईयर का भी हो सकता है, प्रीवियस मंथ्स का भी हो सकता है, जो कि बचा हुआ है, सैलरी रिवीजन हुई, कुछ भी कैलकुलेशन हो गया, कुछ भी हुआ, कुछ भी मिस्टेक हुआ, या फिर पे रिवीजन हुआ, उसकी वजह से जो भी एडिशनल सैलरी बन के निकलेगी। मान लीजिए उस टाइम पे थी 100 रुपये सैलरी थी, गवर्नमेंट बोलती है कि ये सैलरी 120 रुपये होनी चाहिए थी, तो एम्प्लॉयर क्या करेगा? 20 रुपये के हिसाब से, एडिशनल 20 रुपये के हिसाब से हर साल उसके हिसाब से कैलकुलेट करेगा कितनी बननी चाहिए इसकी सैलरी, और फिर जितनी भी बनेगी वो 2024 में या 25 में जब भी पे करेगा उस टाइम पे उस पर रिसिप्ट बेसिस पे टैक्स लग जाएगा। ठीक है, हाँ जी। चलिए अब हम सैलरी का मतलब समझते हैं। सैलरी का मतलब समझते हैं। अरे सर वो तो हमें पता ही है, जो हमारे अकाउंट में पैसा आ रहा है उसको सैलरी बोलते हैं हम। नहीं, इनकम टैक्स में सैलरी का मतलब उससे ज़्यादा वाइडर है। इनकम टैक्स में जो मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है वो तो है ही, उसके अलावा एम्प्लॉयर से जो भी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है वो भी सैलरी का पार्ट बनता है एज पर इनकम टैक्स, एज पर इनकम टैक्स। मीनिंग ऑफ सैलरी: द टर्म सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स 1961 विल इंक्लूड बोथ मॉनेटरी पेमेंट, जो पेमेंट मिल रही हो तो है ही, उसके अलावा एज वेल एज नॉन मॉनेटरी फैसिलिटी, जैसे एम्प्लॉयर ने घर दे दिया रहने के लिए, कोई इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया, ये सब भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। तो वैसे तो सैलरी के बहुत सारे कंपोनेंट हैं, बट जो मेन हेडिंग वाले कंपोनेंट हैं वो हम एक बार यहाँ पे डिस्कस करके चलते हैं। कंपोनेंट ऑफ सैलरी, सबसे पहले आता है इसमें बेसिक पे या फिर बेसिक सैलरी, बेसिक पे या बेसिक सैलरी। इसी यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सैलरी का। इसी के ऊपर बाकी के जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, चाहे अलावेंस हो, परक्यूजिट हो, रिटायरमेंट बेनिफिट हो, सब इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं। बेसिक सैलरी, इट इज फिक्स्ड पार्ट ऑफ कंपनसेशन स्ट्रक्चर ऑफ अ एम्प्लॉय एंड जनरली डिपेंड ऑन हर, सॉरी यहाँ पे आएगा हिम और हर डेजिग्नेशन। If the appointment of an employee is made on a pay scale, the basic salary may increase every year। देखिए क्या होता है, जब भी अपॉइंटमेंट होता है एम्प्लॉय का तो उसको एक ऑफर लेटर दिया जाता है, उसमें उसका लिखा होता है कि आपकी बेसिक सैलरी कितनी है, बेसिक सैलरी कितनी होगी। ठीक है, जैसे कि मैं पीएसयू का केस बताता हूँ। पीएसयू में ये ग्रेड होता है, एम्प्लॉय का एक ये ग्रेड होता है। जो भी नया एम्प्लॉय सेलेक्ट होके आ रहा है उसका बेसिक पे होता है 60,000। इस टाइप से ग्रेड दिया होता है पे स्केल। इसका सर मतलब क्या होता है? ज्वाइनिंग के टाइम पे उसका बेसिक पे होगा 60,000 और हर साल उसका इंक्रीमेंट होगा 3%। 3%, हर साल कितना इंक्रीमेंट होगा? 3%, अप टू 180 लाख। अगर वो उसी ग्रेड में रहा, अगर वो उसी ग्रेड में रहा, अगर उसका प्रमोशन हो गया तो जो उसका नेक्स्ट ग्रेड होगा 3%, अगर उसका प्रमोशन हो गया मान लीजिए तो नेक्स्ट हायर ग्रेड में चला जाएगा, फिर उसके हिसाब से कैलकुलेट होगा। ये जो यहाँ पे लिखा रहता है इसका मतलब है कि हर साल इतना बेसिक पे में इंक्रीमेंट होगा। ये आपका सैलरी का मेन कंपोनेंट है, बेसिक सैलरी या बेसिक पे। बाकी के जितने भी कंपोनेंट है, चाहे वो अलावेंस हो, परक्यूजिट हो या रिटायरमेंट बेनिफिट, सब के सब डिपेंड होते हैं इसके ऊपर, सब के सब डिपेंड होते हैं इसके ऊपर।
ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद आता है हमारा अलावेंसेस। अलावेंसेस क्या होता है? ये सर बेसिक सैलरी के अलावा पे होता है। बेसिक पे के अलावा एम्प्लॉयर पे करता है अपने एम्प्लॉय को फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। हर अलावेंस का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। हर अलावेंस का अपना एक स्पेसिफिक क्या होता है, पर्पस होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक अलावेंस होता है डियरनेस अलावेंस, जिसको हम बोलते हैं महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता, जैसे कि आपको पता है हर साल जो इन्फ्लेशन होता है बढ़ता है, तो उससे क्या होता है, सामान जो चीज़ें हैं वो महंगी होती हैं। जो आज सामान 100 रुपये का है, आज से 1 साल बाद 2 साल बाद उतने का नहीं मिलेगा, वो सामान महंगा हो जाएगा। यह कहने का मतलब जो आज 100 रुपया मिल रहा है उसकी वैल्यू कल को कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो वो जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन की वजह से जो भी महंगाई हो रही है, जो भी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है, उसको मीट करने के लिए एम्प्लॉय को क्या मिलता है, एम्प्लॉयर से डियरनेस अलाउंस मिलता है, ताकि जो महंगाई है उसको वो कोप कर पाए, उसको मीट कर पाए। ठीक है, तो हर अलावेंस का स्पेसिफिक पर्पस होता है, और ये हर महीने फिक्स्ड होता है, हर महीने पे होता है, हर महीने एम्प्लॉय को मिलता है। अलावेंस क्या होता है, हर महीने फिक्स होता है, हर महीने मिलता है इसको। ठीक है, ठीक है सर। परक्यूजिट क्या होता है सर? ये होता है इन एडिशन टू बेसिक सैलरी और अलावेंसेस, जो भी एडिशनल बेनिफिट मिल रहे हैं, जो भी एडिशनल बेनिफिट मिल रहे हैं एम्प्लॉय को, उसको बोलते हैं हम परक्यूजिट। ये आपका मॉनेटरी फॉर्म में भी हो सकता है और नॉन मॉनेटरी फॉर्म में भी हो सकता है। ये मॉनेटरी फॉर्म में भी हो सकता है और नॉन मॉनेटरी फॉर्म में भी हो सकता है। ये फिक्स नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। अलाउंसेस में क्या था कि वो फिक्स्ड होता है, बट परक्यूजिट फिक्स नहीं होता है, कितना मिलेगा मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ पता नहीं। ये एडिशनल बेनिफिट होता है इन एडिशन टू बेसिक सैलरी एंड अलाउंसेस। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद आता है रिटायरमेंट बेनिफिट। उसके बाद आता है रिटायरमेंट बेनिफिट। ये क्या है सर? जब एम्प्लॉय रिटायर होता है, जब एम्प्लॉय रिटायर होता है तो ड्यूरिंग द पीरियड तो उसके पास सैलरी आ रही है, ड्यूरिंग द पीरियड तो उसके पास सैलरी आ रही है, लेकिन जब वो रिटायर हो जाएगा उसकी सैलरी एकदम से बंद हो जाएगी। वो अपना गुजारा कैसे करेगा? जो कंपनी के लिए उसने, ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतना काम किया, इतना टाइम दिया, रिटायर होते ही सब बंद, उसकी इनकम आनी बंद हो जाएगी। तो इसके लिए इंडिया में बहुत सारे प्रोविजन है, बहुत सारे रिटायरमेंट बेनिफिट मिलते हैं एम्प्लॉय को। ग्रेचुटी हो गया, पीएफ हो गया, पेंशन हो गई, ताकि जो उसके 60 के बाद की लाइफ है, सेकेंड इनिंग है उसकी, अच्छे से गुजर पाए। ठीक है, तो रिटायर बेनिफिट बेनिफिट में वो सारे बेनिफिट आ जाते हैं जो एट अ टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिलते हैं, जैसे पेंशन हो गई, ग्रेचुटी हो गई, पीएफ हो गया, ये सब आपके इसमें कवर हो जाएंगे। इसके अलावा जो बचा आपका, वो अदर्स में चला जाएगा, जैसे कमीशन हो गया, कोई फीस मिली, वो सब इसके अंदर कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो मोटा मोटी ये सैलरी के कंपोनेंट है। ठीक है, अब एक एक करके हम सारे कंपोनेंट को देखेंगे, एक एक करके सारे कंपोनेंट जितने भी हैं उनको अ, देखेंगे, और उनके अंदर जो जो भी एग्जाम्पशन है, डिडक्शन है, सब करते हुए चलेंगे। ठीक है, ओके सर, चलिए। तो बेसिक सैलरी तो हमने पढ़ लिया था। अलाउंसेस, अलाउंसेस क्या है? अलाउंसेस आर मॉनेटरी पेमेंट made by a employer to employee for meeting specific expenditure, whether personal or performance of duty. अलाउंसेस क्या होते हैं? मॉनेटरी बेनिफिट होते हैं, हमेशा कैश में ही मिलेगा। कैश का मतलब ये नहीं कि कैश में मिल रहा है, मतलब कैश या बैंक कुछ भी हो सकता है, मतलब मॉनेटरी फॉर्म में मिलेगा हमेशा। ठीक है, इन काइंड में नहीं मिलेगा। फॉर मीटिंग स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर, हर अलाउंस के आगे उसका पर्पज लिखा रहता है। जैसे डीएनएस अलाउंस है, उसका पता चल गया, तो हम दो चार अलाउंसेस को डिस्कस करेंगे और उनका पर्पज देखेंगे क्या होता है। वेदर पर्सनल और फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, ये पर्सनल पर्पज के लिए भी दिया जा सकता है और इन परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी के लिए भी दिया जा सकता है। ठीक है,
ओके सर। तो अब इसमें सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं अलाउंसेस विच आर फुली टैक्सेबल अंडर बोथ रिजीम है। बोथ रिजीम है, बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था कि टैक्स के दो रिजीम है, एक डिफॉल्ट टैक्स रिजीम और दूसरा क्या था, ऑप्शनल टैक्स रिजीम। कौन सा सेक्शन था इसका सर? सेक्शन 115 बीएसी। ठीक है, तो उस टाइम पे हमने देखा था कि जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के अंदर जो टैक्स रेट होते हैं वो थोड़े कम होते हैं, बट उसके लिए कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है, उसके लिए कुछ हमें एग्जेम्पशन डिडक्शन छोड़ने पड़ते हैं अगर हम ये वाला टैक्स रिजीम सेलेक्ट करते हैं। तो अभी जो हम अलाउंसेस पढ़ रहे हैं ये दोनों ही केसेस में फुल्ली टैक्सेबल है, चाहे ये वाला चूज करो आप, ये वाला चूज करो। हम क्या करेंगे कि दोनों ही केसेस में क्या होगा वो देखते चलेंगे कि कौन सा अलाउंस इसमें टैक्सेबल है किसमें नहीं है, वो साथ साथ करते जाएंगे। और लास्ट में जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो हाईलाइट कर लेंगे कि ये वाले जो भी एग्जाम्पशन और डिडक्शन है वो डिफॉल्ट टैक्स रिज्यूम में नहीं मिलेंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज ऐसे ऐसे करते जाएंगे और जब हमारा डिडक्शन का चैप्टर कंप्लीट होगा, टोटल इनकम के बाद डिडक्शन माइनस करने के बाद जब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम दोबारा से इसके ऊपर क्वेश्चन, इस स्लैब रेट के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, टोटल इनकम निकाल के दोबारा से उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट ढंग से क्लियर हो जाए। चलिए, तो अभी हम जो भी अलाउंसेस पढ़ने जा रहे हैं वो दोनों ही रिजीम में फुल्ली टैक्सेबल होंगे, चाहे ऑप्शनल हो या फिर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। पहला है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डियरनेस अलाउंस इज पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय टू ऑफसेट द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। जो महंगाई हो रही है उसको ऑफसेट करने के लिए एम्प्लॉय को दिया जाता है। ठीक है, ठीक है सर। फिर आता है सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। ये क्या होता है? इंडिया में कुछ ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे रहना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है एम्प्लॉय को। तो उसको मीट करने के लिए क्या करता है एम्प्लॉयर, उसको सिटी कंपनसेटरी अलाउंस देता है। जैसे कि मुंबई है आपका, मुंबई में रेंट बहुत ज़्यादा है। मुंबई में रेंट जो रेंट पे अगर आप रहने जाएंगे तो रेंट बहुत ही ज़्यादा है। अगर अच्छा खासा आप घर लेंगे तो भी 70-80 हज़ार में मिलेगा 2 BHK। तो आपकी आधी से ज़्यादा, मान लीजिए आपकी 1.5 लाख सैलरी है तो आधे से ज़्यादा सैलरी आपकी इसी में ही चली जाएगी, रेंट प्लस ट्रांसपोर्ट इसी में ही चली जाएगी। तो इसको मीट करने के लिए जो एम्प्लॉयर होता है क्या देता है, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस देता है। कंपनसेटरी अलाउंस देता है। ये सिटी स्पेसिफिक होता है, ये सिटी स्पेसिफिक होता है। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद आता है इंटरटेनमेंट अलाउंस। ये क्या होता है सर? क्या क्या होता है ये? एम्प्लॉय को एंटरटेनमेंट करने के लिए अलाउंस दिया जाता है? नहीं। एंटरटेनमेंट अलाउंस इसलिए दिया जाता है एम्प्लॉय को ताकि वो नए क्लाइंट लेके आ पाए, ताकि नए क्लाइंट कस्टमर लेके आ पाए। नए क्लाइंट से मीटिंग हो गई उसके लिए, अब मीटिंग कर रहे हैं तो बाहर किसी रेस्टोरेंट या कैफ़े में जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ खर्चा हुआ तो उसको मीट करने के लिए ये दिया जाता है। मतलब कहने का मतलब जो आने वाले कस्टमर है, फ्यूचर कस्टमर, ठीक है, उनको कंपनी में लाने के लिए, कंपनी से जुड़ने के लिए, उनको एंटरटेन करने पे जो भी खर्चा आता है, उनको चाय पिलाया, कॉफ़ी पिलाया, जो भी किया ताकि वो कस्टमर आ जाए कंपनी में, उसके लिए एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया जाता है। कंपनी क्या देती है? एंटरटेनमेंट अलाउंस देती है एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, दिस अलाउंस इज गिवन टू एम्प्लॉय टू मीट द एक्सपेंसेस टुवर्ड हॉस्पिटैलिटी इन रिसीविंग कस्टमर। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद आता है हमारा ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ये क्या है? ट्रांसपोर्ट अलाउंस ग्रांटेड टू एम्प्लॉय टू मीट his expenditure for the purpose of commuting between the place of his residence and the place of his duty is fully taxable.
ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है ताकि जो एम्प्लॉई का ऑफिस है और घर है, आने जाने के लिए, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, इसको आने जाने के लिए क्या देते हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस देते हैं। ये आपका फुल्ली टैक्सेबल होता है, फुल्ली टैक्सेबल होता है। लेकिन लेकिन अगर जो एम्प्लॉई है वो ब्लाइंड है, डीफ है या डम है, देख नहीं पाता, सुन नहीं पाता या बोल नहीं पाता, या ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप है, तो उन एम्प्लॉयज़ को 3200 3200 3,200 रुपये पर मंथ की एग्जेम्पशन दे रखी है, 3200 रुपये तक की एग्जेम्पशन दे रखी है। मान लीजिए किसी एम्प्लॉय को जो कि डीफ है, मान लीजिए डीफ एम्प्लॉय है, उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है 10,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, तो पूरे साल का कितना हो गया, रिसीव कितना हो गया पूरे साल का, 10,000 इंटू 12, 1,20,000। अब इसमें से एग्जाम कितना हो जाएगा, 3200 इंटू 12, 38,400। जो लेस बच जाएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ये कितना हो जाएगा आपका, 1,20,000 माइनस 38,400, 81,600। ठीक है, ठीक है सर। फिर आता है आपका ओवर टाइम अलाउंस। अगर कोई ओवर टाइम अलाउंस देता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, तो वो फुली टैक्सेबल होता है आपका दोनों रिजिम में। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट का रखा है, 2,000 4,000 या कि जितना भी, कि ये आप मेडिकल अपने के लिए, मेडिकल का कोई भी आपका खर्चा हो रहा है आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे खर्चा हो ना हो, मतलब नियम है। एक अमाउंट हर मंथ फिक्स कर दिया, तो फिक्स मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है आपका। फिर टिफिन लंच डिनर अलाउंस मिलता है, ताकि आप जाओ खा लो, लेट बैठे हो जो भी है, तो ये भी आपका फुल्ली टैक्सेबल होता है। ठीक है, ठीक है सर। तो आज की क्लास यहीं तक, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा नंबर है 7631399189। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा अपना, टेक केयर।